हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राजेश बड़ारिया और कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल का नाम है कंप्यूटर फॉर क्वांट। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओके, हम कर रहे हैं 5000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो कंप्यूटर टीचर एग्ज़ाम के लिए वेरी हेल्पफुल है। और हम पढ़ रहे हैं DBMA सब्जेक्ट, जिसके मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं मैं। तो जो मेरी प्लेलिस्ट है जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के नाम से है, तो प्लीज़ वहां जाके देखिए। मैंने कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड वीडियोस काफ़ी अपलोड कर लिए हैं। अब हम DBS के वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखिए 95। फाइंड नंबर ऑफ कैंडिडेट की इन फॉलोइंग डिपेंडेंसीज। तो हमें इसके अंदर क्या निकालना है? कैंडिडेट की। इससे पहले हमने क्या निकालना सीखा था? सुपर की। ओके, तो इसके अंदर हमें निकालना है कैंडिडेट की। चलिए, ये एक डिपेंडेंसी फंक्शन दिया हुआ है आर ऑफ ABCD। ये आपको क्या दी? एक टेबल दी हुई है। आर इस टेबल का नाम है और ये एट्रीब्यूट है ABCDEF। इसका मतलब है कि एक टेबल है आर जिसके अंदर ये 5-6 कॉलम दिए हुए हैं। ठीक है, और ये कॉलम एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, इसके लिए हमें क्या दी हुई है? इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी। एग्जाम के अंदर सीधा इसी तरीके से क्वेश्चन आता है। तो देखिए, जब भी आपको कैंडिडेट की निकालनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इन फंक्शनल डिपेंडेंसीज को चेक करना है। और हमें सबसे पहले चेक करना है कि राइट साइड में कौन कौन एट्रीब्यूट डिराइव्ड हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए F आ गया, तो F को मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। राइट हैंड में देखिए A आ गया है, तो A को मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। ठीक है, फिर D आ गया तो D को मार्क कर दिया है, और B आ गया तो B को मार्क कर दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? राइट हैंड साइड को चेक करना है। सबसे पहले क्या करना है? राइट हैंड साइड को आपको चेक करना है। जो भी एट्रीब्यूट डिराइव हो चुके हैं उनको मार्क करना है। बाकी बच्चे एट्रीब्यूट को ले लीजिए। क्या क्या बचा हुआ देखिए, C और E, और इसका हम क्लोजर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका क्लोज इस तरीके से निकालते हैं। इसको मंजिला ब्रैकेट में बंद करते हैं और यहाँ पे ऊपर प्लस लगाते हैं, इक्वल टू। देखिए क्लोजर कैसे निकालेंगे? C को एज इट इज रख दीजिए, यहाँ पे वापस आ जाएगा CE। और अब आपको डिपेंडेंसी के अंदर चेक करना है कि इनसे कोई फंक्शन डिपेंडेंसी जनरेट हो रही है क्या। तो देखिए यहाँ पे C से जनरेट हो रहा है F, तो C है ये। C से क्या जनरेट हो रहा है? F, मतलब डिटरमाइन हो रहा है। E से A हो रहा है। क्या यहाँ पे E है? हाँ है। तो E से क्या डिटरमाइन हो रहा है? A। फिर देखिए EC से हो रहा है D। क्या यहाँ पे EC है? क्या हाँ है। चाहे यहाँ पे EC लिखा हो और यहाँ पे C लिखा हो, एक ही बात है। ठीक है, तो EC से क्या जनरेट हो रहा है? D, तो ये क्या हो गया? D। फिर देखिए A से B जनरेट हो रहा है। क्या यहाँ पे A है? हाँ है। यहाँ देखिए A से B जनरेट हो रहा है। हमें इस तरीके से चेक करना है जितने भी एट्रीब्यूट रिलेशन के अंदर दिए हुए थे वो इस की से जनरेट हो रहे हैं क्या, डिटरमाइन कर पा रही है क्या की। तो देखिए ABCDEF, हाँ 6 के 6 एट्रीब्यूट है वो ये डिटरमाइन कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो की है वही हमारी क्या है? कैंडिडेट की है। आई बात समझ में? सी ही हमारी कैंडिडेट की है और कोई इसके अलावा कैंडिडेट की नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एट्रीब्यूट किससे डिराइव नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये तो की के अंदर रहेंगे ही रहेंगे। और इसके अलावा अगर हम किसी भी की का यूज करते हैं तो फिर वो सुपर की बन जाता है। ठीक है, तो क्या पूछा है? नंबर निकालना है। तो कितने कैंडिडेट की निकाली है हमारे पास? 1 निकली, तो इसका आंसर हो जाएगा A। और अगर की पूछे कौन सी है तो कौन सी है? C। ठीक है, चलिए 96। फाइंड नंबर ऑफ सुपर की इन अबो क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या निकालनी है? सुपर की। तो सुपर की कैसे निकालते हैं मैंने पहले वाले वीडियो के अंदर बताया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? CE। तो टोटल कितने एट्रीब्यूट है हमारे पास? 2 की पावर 1 2 3 4 5 6। क्या है यहाँ पे? 6, और 2 के कम्बिनेशन से बनी हुई है, इसलिए मैं क्या करूँगा? इसको -2 कर दूंगा। ओके, ये हमारी क्या हो जाएगी? सुपर की हो जाएगी, नंबर ऑफ सुपर की। तो देखिए अगर आप निकालेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4, और ये क्या हो जाएगा आपके पास? 16। क्या हो जाएगा आपके पास? 16। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो फिर देखिए आपको क्या निकालना है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। इसका आंसर हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में निकालना है आपको प्राइम एट्रीब्यूट।
तो देखिए प्राइम एट्रीब्यूट कैसे बोलते हैं, मैं इसको लिख रहा हूँ PA। ओके, प्राइम एट्रीब्यूट किसे बोलते हैं, जिस भी एट्रीब्यूट ने कैंडिडेट की के अंदर टेक पार्ट किया हो। फिर से सुनिए, जो भी एट्रीब्यूट है ना ऐसी जो कैंडिडेट की के अंदर आए उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइम एट्रीब्यूट। ओके, और एक और होता है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। वो क्या होता है, जो भी एट्रीब्यूट कैंडिडेट की के अलावा है जो प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो CE के अलावा जो बचे हुए सारे के सारे क्या हो गए आपके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, D, E और F, कोमा कोमा कोमा। तो देखिए नंबर ऑफ प्राइम एट्रीब्यूट कितने इसके अंदर, 2, तो इसका आंसर हो गया 2। 98 देखिए फाइंड नंबर ऑफ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, तो इसके अंदर कितने, 4, तो इसका आंसर होगा 4। कौन कौन से हैं, तो C, कौन कौन से, तो ABDF। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी के अंदर हमने 3-4 क्वेश्चन कवर कर लिए इस एक ही क्वेश्चन के अंदर। चलिए और क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अगर उधर समझ में नहीं आया हुआ तो और समझने की कोशिश कीजिए आप। व्हाट इज द कैंडिडेट की इन द फॉलोइंग रिलेशन, अब आपको कैंडिडेट की पूछा है तो तरीका वही है, जो राइट हैंड साइड के अंदर डिराइव हो चुके हैं उनको हम क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। तो G डिराइव हो चुका है, J डिराइव हो चुका है, L डिराइव हो चुका है, M डिराइव हो चुका है और N डिराइव हो चुका है। बचा क्या है, E, F और H। तो E, F, H का हम क्या निकालेंगे, क्लोजर। क्या निकालेंगे, क्लोजर। ठीक है, तो E, F, H क्या होगा, वापस यहाँ लिख लिए E, F, H। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, E, F, H और प्लस, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजर निकालना। तो अब देखिए E, F से क्या डिराइव हो रहा है, G, E, F है, हाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा G। F से क्या डिराइव हो रहा है, I, J, F है, हाँ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा I और J। E, H से क्या डिराइव हो रहा है, K, L, तो E और H है, तो यहाँ क्या हो गया आपके पास K और L। K से क्या डिराइव हो रहा है, M, तो K से क्या डिराइव हो रहा है आपके पास M। और L से क्या डिराइव हो रहा है, N, तो L से क्या डिराइव हो रहा है N। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सारे के सारे एट्रीब्यूट डिराइव हो चुके हैं, इसका मतलब ये हमारी क्या है, कैंडिडेट की। तो इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, प्राइम एट्रीब्यूट निकाल सकते हैं। प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा आपके पास, E, F, H। ओके, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो जाएंगे, बचे हुए सारे के सारे, जो बचे हुए सारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएंगे। E, F, H। और बचे हुए क्या क्या लिख ही लेता हूँ, G, I, J, K, L, M और N। तो ये कितने हो रहे टोटल, 3। ये कितने हो रहे बचे हुए, 7। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हुआ, देखिए इनमें से कैंडिडेट की कौन सी है, तो कौन सी बताया आप मेरे को, E, F और H, E, F और H। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो हमारे पास ऑप्शन में एक भी नहीं है, तो शायद ऑप्शन मिसमैच हो गया है। तो हमारी इसकी आंसर होगा E होगा, F होगा और H होगा ही होगा, E, F से G। हाँ, तो यहाँ शायद यहाँ पे H कर दीजिए एक और इसका आंसर हो जाएगा A। ओके, ये टाइपिंग मिस्टेक रह गई थी इसलिए ऐसा हो गया है, सॉरी, ये आंसर लिखा हुआ देखिए, सॉरी, इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये रहा, देखो E, ओके नहीं है, E, F, G। हाँ, तो यहाँ पे H कर दीजिए क्योंकि देखिए E, F, G और E, F, G 2 बार आ गया है, तो इनमें से कोई एक मिस्टेक हो गई मुझसे, तो इसको E, F और H कर दीजिए और B आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आया होगा आपको। अब आपको सुपर की निकालनी है, तो देखिए आपके पास कैंडिडेट की कौन सी, E, F, H। तो टोटल की कितनी पॉसिबल है, 2 की पावर 10। और कैंडिडेट की के अंदर कितने एट्रीब्यूट है, 3, तो ये क्या हो जाएगा, -3। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 क्या हो जाता है आपके पास, 128 ही होता है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा C। फाइंड नंबर ऑफ प्राइम एट्रीब्यूट, प्राइम एट्रीब्यूट कितने बताओ मेरे को, 3। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कितने बताओ मेरे को, 7। बस एक साथ आंसर निकल गया। चलिए, अ टेबल कैन हैव 1, 2 और मोर देन 1 प्राइमरी की। एक टेबल के अंदर हमेशा एक ही प्राइमरी की होगी। ओके, एक टेबल के अंदर हमेशा एक ही प्राइमरी की होती है। और प्राइमरी की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है एक तो वैल्यू कभी भी नल नहीं होनी चाहिए, नॉट नल, प्लस जो वैल्यू है वो यूनिक होनी चाहिए। यूनिक बोल दूँ या डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, एक ही बात है।
तो प्राइमरी की वैल्यू शुड बी डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, बी यूनिक यस, नल नहीं होनी चाहिए। प्राइमरी की वैल्यू शुड बी नोट बी डुप्लीकेट, हाँ सही है। नोट बी यूनिक नहीं, नोट बी यूनिक का मतलब क्या हो गया, डुप्लीकेट होना। वैल्यू शुड बी नल, ये भी नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। प्राइमरी की वैल्यू शुड बी नोट बी डुप्लीकेट, यस, नोट बी डुप्लीकेट का मतलब क्या है, यूनिक। वैल्यू शुड बी यूनिक, हाँ। नोट बी नल, हाँ, तो ऑल आंसर आ गए, ठीक है। अ टेबल कैन हैव 1 to more than 1 फॉरेन की, एक टेबल के पास कितनी फॉरेन की हो सकती है, तो देखिए एक टेबल के अंदर एक से ज्यादा फॉरेन की एग्जिस्ट कर सकती है, आपको ये ध्यान रखना है, ओके। अ फॉरेन की कैन बी बिटवीन 2 टेबल, मोर देन 2 टेबल। देखिए फॉरेन की कैन बी बिटवीन 2 टेबल, मोर देन 2 टेबल और बिटवीन सेम टेबल। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। कहने का मतलब है कि फॉरेन की क्या सेम टेबल के अंदर हो सकती है, हाँ हो सकती है। ये एक टेबल है और यहाँ पे एक प्राइमरी की है, मान लीजिए ए कॉलम का नाम है और ये डी दूसरे कॉलम का नाम है, तो सेम टेबल के अंदर ये डी प्राइमरी की को रेफरेंस कर सकता है और इसको हम क्या बोल सकते हैं, फॉरेन की। और अगर मान लिया कि दूसरी टेबल है जिसमें ये प्राइमरी की है, तो इस प्राइमरी की को ये फॉरेन की इस प्राइमरी की को रेफरेंस कर सकती है, ओके। तो ये फॉरेन की सेम टेबल के बीच में भी हो सकती है और डिफरेंट टेबल के बीच में भी हो सकती है। फॉरेन की वैल्यू कैन बी नल डुप्लीकेट बोथ। देखो फॉरेन की वैल्यू नल भी हो सकती है और डुप्लीकेट भी हो सकती है, प्राइमरी की नहीं हो सकती। मिनिमल ऑफ सुपर की के मिनिमल को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, फॉरेन की। तो ये याद रखना है आपको, मिनिमल ऑफ सुपर की को हम कैंडिडेट की बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कैंडिडेट की के अंदर से ही हम प्राइमरी की बनाते हैं और जो बच गई उसको हम अल्टरनेट की बोलते हैं। देखिए मान लीजिए ए, बी और सी 3 कैंडिडेट की निकली किसी टेबल से, तो अगर आपने इसको प्राइमरी की बना दिया है तो बाकी दोनों क्या हो जाएगी आपकी अल्टरनेट की, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 111, एट्रीब्यूट ए ऑफ टेबल R1 इज रेफरिंग एट्रीब्यूट बी ऑफ टेबल R2। टेबल R1 इज रेफरेंसिंग टेबल, रेफरेंस टेबल, रेफरिंग टेबल और नन। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है, ये 2 टेबल है, एक तो है R1, ओके, और इसका कोई एट्रीब्यूट है जो क्या है ए। एट्रीब्यूट मतलब इस कॉलम का नाम है ए, और दूसरी टेबल है R2 और जिसके कॉलम का नाम है बी। कौन किसको रेफर कर रहा है, एट्रीब्यूट ए ऑफ टेबल R1 इज रेफरिंग एट्रीब्यूट बी ऑफ R2। ए किसको रेफर कर रहा है, एट्रीब्यूट बी किसके, R2 के, इसको रेफर कर रहा है। तो ये ध्यान रखना है हमेशा, जिसको रेफर किया जाता है वो हमेशा क्या होती है, प्राइमरी की, और जो रेफर कर रहा है वो क्या होगी, फॉरेन की, ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू इसके अंदर हम यूज कर रहे हैं, बी की वैल्यू ए के अंदर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और पूछ क्या रहा है, किससे रेफरेंस टेबल और किससे रेफरेंसिंग टेबल बोलेंगे। तो देखिए हमेशा ध्यान रखना, जिसमें प्राइमरी की है उसे हम रेफरेंस्ड, क्योंकि रेफरेंस हो चुकी है ना, इसको हम रेफरेंस टेबल बोलेंगे। और जिसमें फॉरेन की है उसको हम क्या बोलेंगे, रेफरेंसिंग टेबल। ध्यान रखना है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, कंफ्यूज बहुत होते हैं स्टूडेंट, रेफरेंसिंग किसे कहते हैं, रेफरेंस किसे कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, लास्ट में CED जो होता है प्राइमरी की में होता है, और ING जो क्या हो जाता है, फॉरेन की के अंदर, ठीक है। तो आपको क्या पूछा है, टेबल R1 क्या है, R1 टेबल क्या है, रेफरेंसिंग टेबल, तो इसका आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सेम है, उसमें पूछा टेबल R2 क्या है, तो टेबल R2 है आपकी रेफरेंस टेबल, ओके। 113 देखिए, एवरी कॉलम मस्ट कंटेन एटॉमिक वैल्यू इज डोमेन की एंटिटी और रेफरेंस एंटिटी। देखिए 4 तरह के कंस्ट्रेंट है, तो चारों कंस्ट्रेंट की क्या क्या प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना हुआ है। तो अगर एटॉमिक वैल्यू की बात करें तो वो है आपका डोमेन कंस्ट्रेंट। इसके अंदर ये बोल रहा है कि ये आपका एक कोई एट्रीब्यूट है ए, इसके अंदर अगर मैं वैल्यू इंसर्ट कराता हूँ 1 और एक और 2, तो इस तरह की वैल्यू नहीं आनी चाहिए, एटॉमिक वैल्यू नहीं है, ये क्या है, मल्टी वैल्यू है। एक सेल के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं आनी चाहिए। इसके अंदर आप अगर एंटर करनी है तो आप कर सकते हो 1 और नेक्स्ट वाले सेल के अंदर 2, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक वैल्यू।
तो डोमेन कंस्ट्रेंट इंश्योर करता है कि टेबल के अंदर जब भी डेटा इंसर्ट होगा वो एटॉमिक फॉर्म के अंदर होगा। ओके, 114 देखिए, देयर शुड बी नो डुप्लीकेट वैल्यू प्रेजेंट इन, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो इसका क्या आंसर है आपका, एंटिटी इंटीग्रिटी। एंटिटी कंस्ट्रेंट क्या डिफाइन करता है कि अगर आपने किसी को प्राइमरी की डिफाइन कर रखा है, मान लीजिए इस बी को हमने प्राइमरी की डिफाइन कर रखा है और आप इसमें वैल्यू डाल रहे हो 1 2 और वापस आपने 2 डाल दी, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे एरर दे देगा, क्योंकि प्राइमरी की कंडीशन क्या है, वैल्यू हमेशा यूनिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 के बाद 3 डाल सकते हो आप। ये इंश्योर कौन करता है, आपका एंटिटी कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, एंटिटी कांस्टेंट। ठीक है, सॉरी, वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, ये इंश्योर करता है आपका की कांस्टेंट। ओके, और वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए, ये इंश्योर करता है आपका एंटिटी कांस्टेंट। थोड़ा सा देख लेना, वापस बता देता हूँ मैं। सेम कंडीशन है, वैल्यू अगर डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, ये कौन ध्यान रखता है, की कांस्टेंट। कौन सा, की कांस्टेंट। एवरी टपल शुड, एवरी की शुड यूनिकली आइडेंटिफाई टपल। की ऐसी होनी चाहिए कि उस टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। और नल जो है, नल कौन आइडेंटिफाई करता है, एंटिटी कांस्टेंट। ओके, अगर आपने प्राइमरी की डिफाइन कर रखा है तो यहाँ पे कोई वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 एंटर किया, फिर आपने 2 की स्पेस खाली छोड़ दी और फिर आपने 3 एंटर किया, 4 एंटर किया, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर होना चाहिए डेटा। नेक्स्ट देखिए, 116 देखिए, डेज कंस्टेंट इज स्पेसिफाइड बिटवीन 2 टेबल्स एंड यूज टू मेंटेन कंसिस्टेंसी अमंग द टपल्स इन 2 रिलेशन। तो ये बात कर रहा है आपकी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की, जो मैंने अभी बात की थी ना। देखिए, ये एक टेबल है और एक दूसरी टेबल है। ठीक है, इसके कॉलम का नाम है ए और इसके कॉलम का नाम है बी। 2 अलग अलग टेबल है ना, R1 और R2, और R1 रेफरेंस कर रहा है बी को। इसका मतलब ये क्या हो गई आपकी प्राइमरी की और ये क्या हो गई आपकी फॉरेन की। ये क्या हो गई, फॉरेन की। अब ये जो रेफरेंस एट्रीब्यूट ए किसे रेफरेंस कर रहा है, बी को, इसे हम क्या बोलते हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्यों बोलते हैं, देखिए, अगर आप यहाँ समझ लीजिए, आप जब भी देखिए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी अगर वायलेट होगी, उस केस के अंदर ये एरर जनरेट करेगा। ठीक है, मान लीजिए बी आपकी प्राइमरी की, यहाँ वैल्यू है 1 और 2 और आपने उसका यूज लिया ए एट्रीब्यूट के अंदर, तो यहाँ वैल्यू है आपकी 1 1 2। ठीक है, फॉरेन की के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती है और नल हो सकती है। तो 1 2 का रेफरेंस कहाँ यूज हो रहा है, फॉरेन की के अंदर। अब मान लीजिए आपने वैल्यू इंसर्ट कराने की कोशिश की, कहाँ पे, फॉरेन की के अंदर। मान लीजिए आपने इंसर्ट कराया 3, तो क्या 3 फॉरेन की के अंदर इंसर्ट हो सकता है, देखिए नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 3 रेफरेंस कहाँ से लेना चाहिए, प्राइमरी की से। प्राइमरी की के अंदर तो 3 है ही नहीं, और आप फॉरेन की के अंदर वैल्यू इंसर्ट कराने की कोशिश कर रहे हो, जो गलत है। तो फॉरेन की के अंदर आप वैल्यू इंसर्ट नहीं करा सकते। सेम एक और केस इधर बनेगा प्राइमरी की के अंदर। भाई प्राइमरी की के अंदर से मान लीजिए आपने क्या कर दिया, इस 1 को डिलीट कर दिया, तो क्या ये जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी अभी भी मेंटेन है, नहीं है। देखिए, आपने इस 1 का यूज कहाँ कर रखा है, फॉरेन की के अंदर। अब आपने यहाँ यूज कर रखा है और यहाँ पे 1 है ही नहीं, मतलब समझ लीजिए ये इसके चाइल्ड है और ये पेरेंट तो है ही नहीं, चाइल्ड कहाँ से आ गए, समझ गए ना आप। तो अगर यहाँ से आप 1 प्राइमरी की के अंदर से आप की को डिलीट नहीं कर सकते, फॉरेन की के अंदर आप वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते, और प्राइमरी की के अंदर आप वैल्यू डिलीट नहीं कर सकते। अगर आप डिलीट करोगे तो सर्टेन रूल्स है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसके हम क्या बोलते हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन करना। ओके, चलिए, ऑन इंसर्टिंग टपल इन द रिलेशन डोमेन कंस्ट्रेंट वैलिडेटेड। तो अब क्या कर रहे हैं हम, देखिए 2 तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, एक इंसर्शन ऑपरेशन और दूसरा डिलीट ऑपरेशन। और हम चेक करेंगे जो जो हमने कंस्टेंट पढ़े थे, कौन कौन से कंस्टेंट पढ़े थे हमने, डोमेन कंस्टेंट, फिर सेकंड में की कंस्टेंट, इंटीग्रिटी कंस्टेंट और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट, जिसका मैंने एग्जांपल यहाँ बता दिया है आपको। तो जब हम वैल्यू एंटर करेंगे या किसी रो को कॉलम के अंदर एंटर करेंगे, क्या डोमेन कंस्टेंट वायलेट होगा। तो देखिए इसकी बात करते हैं। तो मान लीजिए ये कॉलम है ए
और इसके अंदर मैं वैल्यू इंसर्ट करा रहा हूँ, 1 करा दी, और मान लिए नेक्स्ट मैंने करा है 2 और 3। तो देखिए यहाँ पे अगर 2 और 3 एक ही सेल के अंदर सीट हो जाते, बैठते, इसका मतलब ये डोमेन कंस्ट्रेंट को वायलेट कर रहा है। वायलेट करना मतलब नियमों का उल्लंघन कर रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए, देखिए अगर वैल्यू सही सही जगह गई, 1 गया, 2 गया, नेक्स्ट में 3 आया, इसका मतलब ये नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहा है। और मान लीजिए एक सेल के अंदर 2 वैल्यू हो गई, इसका मतलब नियम उल्लंघन कर रहा है। तो जब भी हम रो इंसर्ट कराते हैं तो डोमेन कंस्ट्रेंट वायलेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, मे बी वायलेटेड। क्या हो जाएगा, इसका मतलब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। आज के समय में अगर आप सोचोगे तो वैसे ये सारे कंस्ट्रेंट लगे रहते हैं तो वायलेशन नहीं होता है, पर हमें पूछा गया है कि अगर वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो वायलेट हो सकता है नहीं। वर्स्ट केस भी हमें देखना है और बेस्ट केस भी देखना है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, मे बी। नोट कैसे, नोट तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 2-3 अगर एक ही सेल के अंदर बैठ गए तो वायलेशन होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि वैल्यू हमेशा एटॉमिक होनी चाहिए डोमेन कंस्ट्रेंट के अंदर, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, ठीक है। तो इसका आंसर है मे बी, ठीक है। मस्ट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मान लीजिए 1, 2, 3 अलग अलग सेल के अंदर बैठे तो हमेशा उल्लंघन होगा, ये जरूर नहीं है। समझ में आई बात आपको। सेम इसी तरीके से हम नेक्स्ट चेक करेंगे, ऑन इंसर्टिंग टपल इन रिलेशन एंटिटी कंस्ट्रेंट। हाँ, एंटिटी कंस्ट्रेंट क्या वायलेट हो सकता है। अब एंटिटी कंस्ट्रेंट का क्या काम है बताया आप मेरे को, वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। अगर आपने किसी को की डिफाइन कर रखा है, तो मान लीजिए आपका ये एट्रीब्यूट है और आपने वैल्यू लिखी 1, 2 और यहाँ पे वैल्यू छोड़ दी, और फिर आपने एंटर करा यहाँ पे 3, और मान लीजिए इसको आपने डिफाइन कर रखा प्राइमरी की। तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे वायलेशन ऑफ रूल्स हो रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, मे बी। अगर आपने वैल्यू सही से एंटर कराई 1, 2, 4, 3, इसका मतलब सारी यूनिक है, ओके। और यहाँ पे नल वैल्यू नहीं है, इस केस के अंदर वायलेट नहीं होगा। तो ये सिचुएशन डिपेंडेंट है, इसमें भी आंसर आएगा मे बी, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आ जाएगा, थोड़ा आप चलते रहिए। सो ऑन इंसर्टिंग टपल इन रिलेशन की कंस्ट्रेंट। क्या की कंस्ट्रेंट वायलेट हो सकता है, हो सकता है। कैसे हो सकता है, आपने वैल्यू एंटर कराए हैं 2 और आपने यहाँ पे वापस एंटर करा दी 2। की कंस्ट्रेंट क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता है। तो वर्स्ट केस के अंदर हम मान लेते हैं कि उसने डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ कर दी, इसका मतलब जो रूल्स बनाए हैं की कंस्ट्रेंट के वो वायलेट हो सकते हैं, और अगर अलग अलग वैल्यू है तो नहीं हो सकते। तो इस केस के अंदर भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सिचुएशन डिपेंडेंट मे बी। अगर हम रिलेशन के अंदर एक टपल इंसर्ट कराते हैं तो की कंस्ट्रेंट हो भी सकता है वायलेट हो या नहीं हो। वायलेट मतलब उल्लंघन होना नियमों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऑन इंसर्टिंग टपल इन रिलेशन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। अब इसका आंसर तो आप बता दीजिए, मैंने आपको भी ऊपर बता दिया था। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, मे बी हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, अभी हमने यहाँ डिस्कस किया था, ये फॉरेन की है, ये प्राइमरी की है। अगर आप फॉरेन की के अंदर वैल्यू कोई इंसर्ट करने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो रूल्स वायलेट होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि फॉरेन की के अंदर आप डायरेक्ट वैल्यू इंसर्ट नहीं करा सकते हैं। और अगर हमने कोई इंसर्ट करा ही नहीं फॉरेन की के अंदर, हम इंसर्ट करा रहे हैं प्राइमरी की के अंदर, तो कोई वायलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, मे बी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए, मैंने फॉरेन की को इंसर्ट और डिलीट पहले ही बता दिया। फिर देखिए अब हम ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं, डिलीट। तो क्या हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो क्या डोमेन वापस चारों देखना है, डोमेन कंस्ट्रेंट, की कंस्ट्रेंट, एंटिटी कंस्ट्रेंट और आरआई कंस्ट्रेंट क्या वायलेट होते हैं। तो देखिए अगर हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, क्या डोमेन कंस्ट्रेंट वायलेट होगा, बताएं। आप क्या कर रहे हैं, एक सेल को डिलीट कर रहे हैं, तो डिलीट करने से क्या फर्क पड़ेगा। डोमेन कंस्ट्रेंट का काम क्या है, एटॉमिक वैल्यू अंदर रखना। अगर वो एटॉमिक वैल्यू आप डिलीट करते हो तो डोमेन कंस्ट्रेंट तो वायलेट होगा ही नहीं, तो नहीं होगा। डिलीट ऑपरेशन के ऊपर डोमेन कंस्ट्रेंट कभी भी वायलेट नहीं होगा। तो ये क्या आंसर हो जाएगा, नॉट। फिर देखिए अगर आप एंटिटी कंस्ट्रेंट परफॉर्म करते हो तो क्या जो एंटिटी कंस्ट्रेंट है वो वायलेट होगा। एंटिटी का क्या काम है, नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप किसी रो को डिलीट कर देते हो तो एंटिटी कंस्ट्रेंट डिलीट होने का काम ही नहीं है। अगर नल वैल्यू की रो को आपने डिलीट कर दी
तो एंटिटी कंस्ट्रेंट वायलेट नहीं होगा। उसके लिए तो और अच्छा हो जाएगा ना कि भाई नल वैल्यू गलती से आ गई तो उस रो को आपने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो अगर हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो एंटिटी कंस्ट्रेंट वायलेट नहीं होता है। फिर देखिए की कंस्ट्रेंट। की कंस्ट्रेंट का काम क्या है, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, कोई डुप्लीकेट वैल्यू को हटाते हो, तो क्या की कंस्ट्रेंट वायलेट होता है, नहीं होता है। फिर आ जाते हैं हम आर आई के अंदर। क्या अगर आप डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो आर आई कंस्ट्रेंट वायलेट होता है, होता ही नहीं हो, बताओ मेरे को आप। मैंने अभी आपको ऊपर बताया है कि अगर हम प्राइमरी की वैल्यू को फॉरेन की के अंदर यूज कर रहे हैं और उस दौरान हमने क्या कर दिया, प्राइमरी की वैल्यू को हमने अगर डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। तो प्राइमरी की के अंदर डिलीट ऑपरेशन नहीं करना है और फॉरेन की के अंदर इंसर्ट ऑपरेशन नहीं करना है। ये याद रख लो आप। प्राइमरी की के अंदर हम इंसर्ट ऑपरेशन कर सकते हैं और फॉरेन की के अंदर हम डिलीट कर सकते हैं, पर फॉरेन की में इंसर्ट और प्राइमरी के अंदर डिलीट नहीं कर सकते, ये आप याद रख लीजिए। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, मे बी। तो इस केस के अंदर का आंसर क्या आ जाएगा आपका, मे बी। क्यों कि सिचुएशन डिपेंडेंट है ना, ये डिलीट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर रहे हो आप। तो मोटे तौर पे आपको याद रखने की क्या चीज़ है कि जब भी हम वैल्यू टपल के अंदर इंसर्ट करते हैं तो डोमेन की एंटिटी और आर आई अगर हम इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो मे भी आएगा, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, चारों के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जब हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो सिर्फ आर आई जो कंसेप्ट है उसको वायलेट हो सकता है, नहीं भी हो सकता, उसके अंदर मे भी आएगा, बाकी के अंदर नहीं आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। तो इसका आंसर जाएगा बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 125। इफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट ऑफ अ टेबल गेट वायलेटेड सॉल्यूशन इज। तो मैंने आपको बोला था कि जब हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं प्राइमरी की फॉरेन की के अंदर तो कुछ सॉल्यूशन भी है। अगर आर आई हमारी वायलेट होती है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट तो उसके कुछ सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले रिजेक्ट एक्शन। मान लीजिए आप फॉरेन की के अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो तो उस एक्शन को ही रिजेक्ट कर दीजिए, आप टेबल के अंदर इंसर्ट होने ही मत दीजिए। या आप प्राइमरी की से कोई वैल्यू डिलीट कर रहे हो तो उस एक्शन को ही रिजेक्ट कर दीजिए। डेटाबेस क्या करेगा, उस एक्शन को ही रिजेक्ट कर देगा, तो वैल्यू इंसर्ट होगी नहीं या डिलीट नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है, डिलीट कैस्केड। डिलीट कैस्केड का मतलब क्या है, देखिए यहाँ मैं आपको ऊपर यहीं पे बता देता हूँ वापस। डिलीट कैस्केड का मतलब क्या है, आप प्राइमरी की से 1 को डिलीट कर रहे हैं, यहाँ से डिलीट कर रहे हैं, तो जैसे ही 1 यहाँ से डिलीट हुआ आप ऐसा कीजिए फॉरेन की के अंदर जहाँ जहाँ भी 1 की एंट्री थी उसे भी आप डिलीट कर दीजिए, लिंक्स जो भी उनको डिलीट कर दीजिए। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, डिलीट कैस्केड। मतलब प्राइमरी की से अगर आप वैल्यू डिलीट करना चाहते हो तो फॉरेन की के अंदर से भी वैल्यू डिलीट होगी, क्योंकि प्राइमरी की के अंदर वैल्यू नहीं है तो उसका खुद का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ओके, अगर हम उसको फॉरेन की के अंदर यूज करते हैं। दूसरा क्या हो गया आपका, डिलीट कैस्केड। तीसरा क्या हो जाएगा, सेट नल और सेट डिफॉल्ट वैल्यू। तो आप क्या कर सकते हो, उसकी जगह कोई और डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो कि जब भी अगर प्राइमरी की वायलेट होती है तो फॉरेन की के अंदर हम उस की जगह कोई और की इंसर्ट कर देंगे और उसका यूज़ हम जब हमें डेटा चाहिए होगा तो फेच करने के लिए हम कर सकते हैं। या वहाँ पे आप नल रख सकते हो, क्योंकि फॉरेन की के अंदर आप नल रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन है 126। चलिए अपने आप से करने क्वेश्चन कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है मैं समझा देता हूँ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। देखिए वही चीज़ है, मैं इतनी देर से आपको समझा रहा हूँ। आर एक टेबल है और एस एक टेबल है और यहाँ देख सकते हैं आप डी रेफरेंस कर रहा है ए को। इसका मतलब क्या हुआ, जो रेफरेंस कर रहा है वो क्या होगी, हमेशा फॉरेन की। तो ये हमारा क्या है, फॉरेन की, कौन सी, डी। और ए क्या हो गया हमारा, प्राइमरी की। बस फिर तो आंसर हो गया। अगर आपने प्राइमरी की और फॉरेन की पहचान ली तो आप आंसर कर लोगे। कंसीडर द फॉलोइंग 4 ऑपरेशन ऑन आरएनएस। आरएनएस के ऊपर 4 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इंसर्ट डिलीट इंसर्ट डिलीट। तो आर में इंसर्ट कर रहे हैं और आर से डिलीट कर रहे हैं, एस में इंसर्ट कर रहे हैं और एस में डिलीट कर रहे हैं, लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज वायलेशन ऑफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्वेश्चन। आपको पूछा है इनमें से कौन से ऐसे ऑपरेशन है, 4 में से 2
जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट को क्या कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं। तो हमने अभी देखा था, क्या देखा था हमने, कि हम फॉरेन की के अंदर वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते, और क्या देखा था, प्राइमरी की के अंदर से वैल्यू डिलीट नहीं कर सकते अगर ये लिंक आपस के अंदर शेयर कर रहे हैं। तो ये दोनों कंडीशन है जो वायलेट करेगी इस आर आई को। तो देखिए, इंसर्ट इनटू आर, क्या आर के अंदर हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंसर्ट इनटू एस, क्या हम फॉरेन की, एस मतलब फॉरेन की वाली टेबल हो गई, क्या इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। डिलीट फ्रॉम आर, क्या हम आर के अंदर से डेटा डिलीट कर सकते हैं जिसके अंदर प्राइमरी की है? नहीं कर सकते। डिलीट फ्रॉम एस, क्या हम एस के अंदर से डेटा डिलीट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन कौन से निकल के आ गए, बी और सी। तो इसका जो आंसर है, कौन सा आंसर है, बी और सी इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा अगर आप साथ चलेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। 127 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो आपको पूछ रहा है क्या सुपर की कैंडिडेट की है, कैंडिडेट की सुपर की है, सो इससे कुछ पूछा गया। तो यहाँ देखिए आप, ये कैंडिडेट की है और ये आपकी सुपर की है। इससे आप क्या समझते हैं वेन डायग्राम से? यहाँ देखिए, एवरी सुपर की इज अ कैंडिडेट की, बट एवरी कैंडिडेट की इज नॉट अ सुपर की। ओके, हर सुपर की कैंडिडेट की हो सकती है, पर हर कैंडिडेट की सुपर की नहीं हो सकती है। और कैंडिडेट की क्या होती है, मिनिमल ऑफ सुपर की। तो एवरी सुपर की इज अ कैंडिडेट की, क्या हर सुपर की कैंडिडेट की हो सकती है? नहीं हो सकती। एवरी कैंडिडेट की इज अ प्राइमरी की, ये डिपेंडेंट है कि आप प्राइमरी की किससे बनाते हैं। हम हर कैंडिडेट की को प्राइमरी की नहीं बनाते हैं। मैंने आपको बताया था कि ABCD 4 कैंडिडेट की है, तो इनमें से हम एक टेबल के लिए एक को ही कैंडिडेट की बनाते हैं, बाकी सारी क्या हो जाएगी आपकी अल्टरनेट की। सम कैंडिडेट की या सुपर की नहीं, एवरी कैंडिडेट की इज अ सुपर की। यस, मैंने क्या बोला, हर एक कैंडिडेट की सुपर की तो है ही है, ठीक है, पर हर सुपर की कैंडिडेट की नहीं है। चलिए क्वेश्चन देखिए 128, आर ABC B2C लिस्ट ऑफ कैंडिडेट की फार। आपको इसमें से क्या बताना है, कैंडिडेट की फाइंड आउट करनी है। तो मैंने तरीका क्या बताया, जो भी डिराइव हो चुके उसको मार्क कर दिए। तो C हो गया, E हो गया, D हो गया। तो ओके, यहाँ पे एक ऑप्शन और आएगा, D भी आएगा, है ना, R ऑफ ABCD। तो D हो गया, C हो गया और A हो गया, B बचा हुआ है। तो B का हम क्या करते हैं, क्लोजर निकालने की कोशिश करते हैं। तो B से B डिराइव हो गया, और B से क्या डिराइव हुआ, C से क्या डिराइव हुआ, D, और C से क्या डिराइव हुआ, A। हमारे सारे के सारे एट्रीब्यूट निकल चुके हैं। इसका मतलब यही हमारी कैंडिडेट की है। तो आंसर क्या हो जाएगा, B। अगर आपको इस तरह के ऑप्शन में आता है तो आप ऑप्शन से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। जो 4 ऑप्शन दिए होंगे उन चारों की आप क्या निकालिए, एट्रीब्यूट क्लोजर निकालिए, और जिस क्लोजर के अंदर आपके पास सारे एट्रीब्यूट आ गए वो आपकी कैंडिडेट की होगी। अगर क्वेश्चन बड़ा है और उस केस के अंदर है ना, जैसे छोटा है, बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जिसके अंदर वन टाइम में कैंडिडेट की नहीं आती। मान लीजिए आपने इसको B को निकालना चाहा और B कैंडिडेट की नहीं बनी, उस केस के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, कम्बिनेशन लेना पड़ता है। BA BC BD, उन दो के कम्बिनेशन को हम चेक करेंगे, फिर उनमें से कुछ कैंडिडेट की निकलेगी, नहीं निकली तो फिर हम 3 के कम्बिनेशन लेंगे, फिर भी नहीं निकली तो हम 4 के कम्बिनेशन लेंगे। तो प्रोसेस लंबा हो जाता है। इससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, आप ऑप्शन से डायरेक्ट चेक कर सकते हो कि एक तो आंसर होगा ही होगा। 129 देखिए, फाइंड नंबर ऑफ प्राइम एट्रीब्यूट एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इन अबोव क्वेश्चन। इसके अंदर आपको प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट निकालना है। तो आप बता सकते हैं प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन सा है? तो बताइए, प्राइम एट्रीब्यूट है आपका B, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन सा है बताओ, बचे हुए सारे। क्या हो गया, A, C, D। ओके, तो नंबर पूछा है, तो प्राइम एट्रीब्यूट कितना है आपके पास, 1, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कितना है, 3। आंसर क्या हो गया, 1,3। FD देखिए, A to B विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज होल्ड। देखिए क्वेश्चन घुमा के दिया हुआ है, आपको पूछा है कि नीचे जो डिपेंडेंसी दी हुई है उनमें से कौन सी होल्ड करती है। बिल्कुल सिंपल है, आपको क्या करना है, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में एट्रीब्यूट दे रखा है, ये इनका क्या कीजिए, क्लोजर निकालिए,
और क्लोजर निकालने के ऊपर अब आपके राइट हैंड साइड जनरेट हो जाता है, इसका मतलब वो आंसर सही है, और नहीं होता है तो गलत है। चलिए BC को करते हैं हम। तो BC का निकालिए आप क्लोजर, BC प्लस ये क्या हो जाएगा BC, और देखिए यहाँ पे BC से क्या बन रहा है आपके पास DE, और कुछ बन रहा है क्या, A नहीं आया, वापस BC से D निकाल लिया, और A ये बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो BC से DG नहीं बन रहा है ना, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। फिर देखिए ACF से जनरेट करने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या हो गया ACF, और यहाँ देखोगे A से क्या बन रहा है आपका B बन रहा है, और यहाँ देखो BC, तो BC से क्या बन रहा है आपका D और E बन रहा है, AEF बन रहा है क्या AEF, उससे आपका क्या बन रहा है G बन रहा है, और क्या बनना चाहिए ACF से DG, तो DG बन रहा है क्या D और G, यस। तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, क्योंकि ये सिचुएशन होल्ड कर रही है। यही तो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज होल्ड, तो ये होल्ड कर रही है ना, इससे जनरेट हो रहा है। और फॉर कंप्लीशन ऑफ क्वेश्चन हम एक A भी करके देख लेता हूँ, वैसे आपको फर्दर करने की जरूरत नहीं है। A और A से क्या बन रहा है A, देखिए आंसर आ गया है, इससे आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है, पर आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं और बता रहा हूँ। A से क्या हो गया B, और यहाँ देखिए फिर कुछ बन रहा है क्या A से B, नहीं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो एक ही आंसर इसका B करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए क्या दिया 131 के अंदर, फॉरेन की इज द वन इन विच द डैश ऑफ वन रिलेशन इज रेफरेंस इन अनदर रिलेशन। तो बताया आप मेरे को, फॉरेन की किसे रेफरेंस करती है, इसका कहने का मतलब क्या है, फॉरेन की इज द वन इन विच द प्राइमरी की ऑफ वन रिलेशन इज रेफरेंस इन अनदर रिलेशन। एक रिलेशन यानी रिलेशन मतलब टेबल, एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल के अंदर रेफरेंस होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फॉरेन की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका प्राइमरी की। ये किसे रेफरेंस करती है, प्राइमरी की को। कंसिडर RADGS कंप्यूट AC, तो आपको सीधा सीधा दिया हुआ है AC को कंप्यूट करना है, और मैंने इस प्लस का मतलब क्या बताया, क्लोजर निकालना है। तो आपसे बोला गया है कि AC का आप क्लोजर निकालिए, और क्लोजर निकालने के बाद क्या ये चारों में से तीनों में से कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा AC, और देखिए A से क्या जनरेट हो रहा है आपका B डिटरमाइन हो रहा है, और BC हो रहा है क्या BC, हाँ BC से क्या बन रहा है DE, ये क्या हो रहा है आपका DE, और यहाँ देखिए AEG, क्या AEG बन रहा है क्या AEG, तो है ही नहीं, तो नहीं बन रहा है। तो AC को आप कंप्यूट कर रहे हो तो आपके पास क्या निकल के आ रहा है ABCDE। तो अगर आप ऑप्शन में देखें तो AB पूरा कंप्लीट बताना है, AB नहीं, यहाँ देखिए ABCDE ये निकल के आ रहा है पूरा। देखिए यहाँ पूछा है कि पूरा क्या निकल के आ रहा है ना ABCDE, और इससे ऊपर वाला क्वेश्चन क्या दोनों अलग है, उसमें आपको बताना था कौन सी होल्ड कर रही है, ठीक है। और इसमें पूछा है कि AC का क्लोजर निकालते हैं तो क्या आंसर आ रहा है, तो ये आ रहा है, ये दोनों नहीं आ रहे, आधे अधूरे। तो बहरहाल मेरे ख्याल से आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और लाइक ज़रूर करें। चलिए, थैंक यू।